नमस्कार, दृष्टि है इसके इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमी से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। विषय दरअसल ये है कि कुछ ही दिनों बाद विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बैठक होने वाली है और ये बैठक मंत्री स्तरीय बैठक है, मंत्री स्तरीय सम्मेलन है। तो इस सम्मेलन को लेकर के अभी से हलचलें तेज हो गई हैं और इसी संदर्भ में आज का जो हमारा टॉपिक है वह डिपेंड करता है। इस टॉपिक में हम समझने की कोशिश करेंगे कि यह जो बैठक होने वाली है वो बैठक कहाँ होगी और ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस बैठक में किन महत्वपूर्ण विषयों की बात की जाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यह जो बैठक है ये जिनेवा में होने वाली है और ये MC-12 MC में मतलब मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 12 यानी कि ये 12वीं बैठक होने जा रही है। इस संदर्भ में क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसके संदर्भ में हम आगे समझने से पहले ये जान लें कि आज के जो विषय के डायमेंशंस हैं वो कौन कौन से हैं। डायमेंशंस की बात करें तो पहला तो यही है कि खबर क्या है, खबर के कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको हल्की सी जानकारी दे ही दी है। इसके बाद MC-12 की क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं और इससे जुड़े क्या कुछ इश्यूज हैं इसके बारे में हम समझेंगे। इसके बाद ये भी जानेंगे कि इस पूरे मामले में भारत की क्या अपेक्षाएं हैं, भारत के क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, इस संदर्भ में क्या कुछ चैलेंजेस दिख रहे हैं और सबसे अंत में रहेगा आज की चर्चा के आधार पर जो सवाल बन सकता है वह सवाल रहेगा। चूँकि यह पूरा का पूरा जो विषय है यह WTO से जुड़ा हुआ है और विश्व व्यापार संगठन के कॉन्टेक्स्ट में हम आपको बता दें कि GS के पेपर 3 में यानी अर्थव्यवस्था खंड में इसकी चर्चा होती है। तो आज का जो विषय है यह उसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, उसी के ऊपर निर्भर रहेगा। अर्थव्यवस्था के आधार पर ही आज की पूरी चर्चा टिकी हुई रहेगी। यदि हम खबर की बात करें तो द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसमें एक आर्टिकल आया है, चार्टिंग अ ट्रेड रूट आफ्टर द MC-12 यानी 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो जिनेवा में होने जा रहा है। इस सम्मेलन के बाद में जो विभिन्न देशों के बीच में जो व्यापार संपर्क है, व्यापार जो संबंध हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में यह आर्टिकल आया है द हिंदू में और उसी के आधार पर जो हमारी चर्चा है यह आगे निर्भर करेगी। आइए देखते हैं आगे क्या बातें कही गई हैं। यदि हम देखें तो 12वीं मंत्रिस्तरीय बैठक जो है ये 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक ये होने जा रही है। बैठक कहाँ पे, जो मैंने शुरू में भी बताया कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में यह बैठक प्रस्तावित है। मैं आपको बता दूं कि पिछले साल ही यह बैठक होने वाली थी। कहाँ पे, तो कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में यह बैठक होने वाली थी। कब, तो जून 2020 में। लेकिन कोविड-19 का जो एक प्रकोप उस दौरान बहुत ही बड़े पैमाने पर चल रहा था, इसके कारण से इस बैठक को स्थगित कर दिया गया था और इसे अब इस बार नवंबर में इसे अंजाम दिया जाएगा, नवंबर दिसंबर में अंजाम दिया जाएगा। आगे क्या है कि आगे सम्मेलन की जो सह-अध्यक्षता है वह कजाकिस्तान के जो मंत्री हैं वो इसमें सह-अध्यक्षता के तौर पर कार्य करेंगे। तो यहाँ पर जो एक बात निकल कर सामने आती है कि WTO की जो ये मंत्री स्तरीय बैठक होने वाली है, इस संदर्भ में मैं आपको एक मोटे तौर पर कुछ और जानकारी दे दूं कि जिस WTO की बात हम कर रहे हैं, विश्व व्यापार संगठन की जो हम बात कर रहे हैं, यह दरअसल 1995 में ये अस्तित्व में आया था। ये बहुत ही बेसिक है। जाहिर सी बात है कि यदि आप में से कुछ लोग इसके संदर्भ में कुछ नहीं जानते हैं या फिर एक मोटे तौर पर यदि जानना चाहें तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं 1995 में यह जो WTO है ये अस्तित्व में आया था और इसे मराकस समझौते के तहत स्थापित किया गया था। कौन सा समझौता, तो मराकस समझौता है ना। मराकस समझौते के तहत इस संगठन की स्थापना की गई थी। ये बहुत ही बेसिक जानकारी है, इसे जानना चाहिए कि ये कब अस्तित्व में आया, किस समझौते के तहत अस्तित्व में आया। आगे हम बात करें इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ कहा गया है, तो हम देखते हैं कि MC-12 की मुख्य विशेषताएं और मुद्दे क्या कुछ है। चूँकि यहाँ पर बात हो रही है MC-12 यानी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 12 की, यानी कि मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो होता है WTO का वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके बारे में ये निर्धारित किया जाता है कि लगभग हर 2 साल में एक बार इसकी बैठक होनी चाहिए, है ना। लेकिन चूंकि लास्ट ईयर ये बैठक नहीं हुई थी, इस कारण से इस बैठक को इस बार अंजाम दिया जा रहा है। चूंकि ये 12वीं बैठक है और इस बैठक में जो चीज़ें निर्धारित की जाएंगी, जिन विषयों पर बात की जाएगी, उसके आधार पर जो आगे का वैश्विक व्यापार है वह टिका होगा। और चूंकि आपको पता होगा
कि कोविड-19 का जो ये दौर चल रहा है पूरे विश्व में, इस कारण से वैश्विक व्यापार को बहुत ही अधिक नुकसान झेलना पड़ा है। धीरे धीरे जो है भारत सहित विश्व की पूरी जो अर्थव्यवस्था है यह रिकवरी के दौर में अब फिर से प्रवेश कर रही है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो वैश्विक व्यापार है वह भी रिकवर हो, और इसके लिए ये भी आवश्यक है कि जो विश्व व्यापार संगठन है उस लिहाज से काम करे ताकि वैश्विक व्यापार सही तरीके से आगे पटरी पर चले और उस हिसाब से जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है वह फिर से सुदृढ़ हो सके, है ना। तो इसमें क्या कुछ कहा गया है, व्यापार नियमों पर फिर से विचार करने की बात इसमें की जा रही है। इस सम्मेलन में इस पर ध्यान दिया जाएगा कि जो भी ट्रेड रूल्स हैं, विश्व व्यापार संगठन के जो भी वर्तमान में ट्रेड रूल्स हैं, जो भी वर्तमान में व्यापार नियम है, उसमें क्या कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है, क्या कुछ बदलाव किया जाना चाहिए, समय की क्या मांग है और देशों की क्या आवश्यकताएं हैं, देशों की क्या अपेक्षाएं हैं, चाहे वो विकसित देश हों, चाहे वो अल्प विकसित देश हों, चाहे वो विकासशील देश हों, इनकी क्या कुछ अपेक्षाएं हैं, इस पर भी विश्व व्यापार संगठन को ध्यान देना होगा। आगे क्या कहा गया है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी ई कॉमर्स, निवेश सुविधा यानी कि इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन या इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी, और मत्स्य पालन यानी कि फिशरीज, है ना, इसके संदर्भ में बातचीत की जाने की संभावना जताई जा रही है ना। कौन से 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, निवेश सुविधा और मत्स्य पालन यानी कि फिशरी सब्सिडी जैसे विषयों पर चर्चा की जा सकती है। इस पर एक जो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश हैं वो इस पर बातचीत करेंगे, है ना। क्या कुछ बातचीत करेंगे, किन विषयों पर टकराहट हो रही है, इसके संदर्भ में हम आगे समझेंगे। इसके साथ साथ आर्थिक रूप से कमजोर देश जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हिस्सेदारी कैसे वो सुनिश्चित करें, इस पर भी बात की जाएगी। कब? तो इस सम्मेलन के माध्यम से, है ना। जाहिर सी बात है जो अल्प विकसित देश है उनके पास में क्या ऐसी चुनौतियां हैं, क्या कुछ उन्हें करना चाहिए, क्या वे चाहते हैं जो विकसित देश हैं, इस संदर्भ में बातचीत होगी इस सम्मेलन के माध्यम से। आगे क्या है, कोविड-19 टीका, दवा और अन्य चिकित्सा उत्पादों के उत्पादन हेतु जो भी आवश्यक टेक्नोलॉजीज हैं उसकी समान पहुंच हो किस तक, जो भी अल्प विकसित देश हैं या फिर जो ऐसे विकासशील देश हैं जहां पर कि इन तकनीकों की कमी है, इन तकनीकों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता नहीं है, वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित हो, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है और इस मुद्दे पर बातचीत की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि पिछले साल जो स्थिति पनपी और जब कोविड-19 के अगेंस्ट में जो वैक्सीन के निर्माण की जो बात की गई और विभिन्न देशों ने वैक्सीन का निर्माण शुरू किया, ऐसे में कई सारे ऐसे देश थे जिन्होंने चाह कर भी उन वैक्सीन की उपलब्धता हासिल नहीं की। उसका कारण क्या था? क्योंकि उनके पास उस तरीके से पर्याप्त संसाधन नहीं थे, पर्याप्त वित्त उपलब्धता नहीं थी जिसके माध्यम से वो वैक्सीन का निर्माण कर सके। और ऐसी स्थिति में इन देशों में जो बहुत बड़ी जनसंख्या है वो अभी तक ये कहा जा रहा है कि ऐसे देशों में जो अल्प विकसित देश हैं, ऐसे देशों में लगभग 4% ही ऐसी जनसंख्या है जिन्होंने अभी तक, मैं अभी की बात कर रहा हूँ यानी कि 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें लगभग 4% ही ऐसी जनसंख्या है जिन्होंने केवल 1 डोज ही कोविड वैक्सीन का लिया है ना। अब आप समझ सकते हैं कि इन देशों में कैसी स्थिति वैक्सीन को लेकर के बनी हुई है। आगे क्या है, आगे इसमें क्या कुछ कहा गया है, आगे ये है कि फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो हैं वो IPR यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के माध्यम से अपने एकाधिकार का इस्तेमाल करते हुए और वैश्विक बाजार पर नियंत्रण स्थापित कर रही हैं, है ना। इस कारण से जो अल्प विकसित देश हैं उन तक टीकों की पर्याप्त मात्रा में पहुंच नहीं हो पा रही है और ये जो कंपनियां हैं ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के माध्यम से चाह रही हैं कि वे अपने मन मुताबिक टीकों का या फिर जो भी अपेक्षित दवा है कोविड-19 के अगेंस्ट में जो ज़रूरी है दवाएं उसका वो विक्रय करें, है ना, और अपनी मुँह मांगी कीमत वो वसूल करें। ऐसी स्थिति अभी पनपती हुई दिख रही है। इसके आगे विकासशील देशों में टीकों की उपलब्धता एक गंभीर समस्या के रूप में सामने आ रही है ऐसे वातावरण में। आगे क्या है, वैक्सीन उत्पादन में विकासशील देशों की भागीदारी से कम आय वाले जो देशों को सस्ते टीकों की आपूर्ति बढ़ सकती है। ये बहुत ही सीधी सी बात है।
कि यदि विकासशील देश या फिर अल्प विकसित देशों में यदि वैक्सीन उत्पादन किया जाए, बेहतर मात्रा में, बेहतर पर्याप्त मात्रा में उसका उत्पादन किया जाए, तो ये तय बात है कि इन देशों में भी जो लोग हैं उन्हें सही समय में और सही मात्रा में जो वैक्सीन है ये उपलब्ध हो जाएगी और जो भी अपेक्षा है उसकी पूर्ति की जा सकती है। लेकिन वर्तमान की स्थिति इसके उलट दिख रही है ना। आगे क्या है, आगे हम बात करें तो भारत और दक्षिण अफ्रीका ने 2020 में ही WTO में एक प्रस्ताव रखा था। किस चीज़ का प्रस्ताव रखा था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव था। इन दोनों देशों ने चाहा था कि जिन महत्वपूर्ण टीकों पर या फिर जिन महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों पर IPR का हवाला दिया जा रहा है फार्मास्यूटिकल कंपनियों के द्वारा, तो ये जो IPR है, यदि इस IPR को हटा दिया जाए और बौद्धिक संपदा अधिकार को यदि इन टीकों से या फिर इन दवाओं से या फिर इन चिकित्सा उपकरणों से हटा दिया जाए, तो कोई भी देश अपने हिसाब से टीकों का, चिकित्सा उपकरणों का या फिर दवाओं का निर्माण कर सकता है और उस हिसाब से वह अपनी जो भी अपेक्षा है उसकी पूर्ति कर सकता है। तो उसने कहा था कि कोविड-19 उपचार में उपयोगी डायग्नोस्टिक्स, टीके, चिकित्सा उपकरण, उनके तरीके और निर्माण के साधन तक सबकी पहुंच में IPR के चलते जो रुकावट आ रही है, इस रुकावट को दूर किया जाना चाहिए, दूर किया जा सकता है। ये किन्होंने प्रस्ताव दिया था? तो भारत और दक्षिण अफ्रीका ने प्रस्ताव दिया था लास्ट ईयर ही। लेकिन उस समय कई सारे देशों ने इसका विरोध किया था और चूंकि उन देशों ने इसलिए विरोध किया था कि वे अपने यहाँ की जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, फार्मास्यूटिकल कंपनियां थी, उनको वो सह दे रही थी, उनका समर्थन कर रहे थे ये देश, है ना। तो ऐसी स्थिति में यह जो भारत और दक्षिण अफ्रीका जो प्रस्ताव था, इन दोनों का प्रस्ताव कुछ काम नहीं आ सका। हालांकि यदि मैं इस साल की बात करूं तो इस साल जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन हैं, उन्होंने एक बहुत ही हल्के से कहा था कि हम आपके प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो लब्बुल हुआ ये है कि अभी तक WTO में इस पर कोई भी सहमति नहीं बन सकी है। अब जब आगे मंत्री स्तरीय सम्मेलन होने वाला है जिनेवा में, तो उस सम्मेलन में देखना होगा कि इस प्रस्ताव पर क्या कुछ बात बनती है या फिर नहीं बनती है। आगे क्या है, आगे बात करें तो जो मैंने शुरू में भी कहा कि मत्स्य पालन के कंटेक्स्ट में भी मत्स्य पालन से संबंधित जो सब्सिडी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर के सामने आया है, इस पर भी बात होनी है। यह क्या विषय है? इसमें यह है कि कई सारे जो विकसित देश हैं वो चाहते हैं कि मत्स्य पालन से संबंधित जो भी सब्सिडी है, फिशरी सब्सिडी जो है, इसको समाप्त किया जाए। लेकिन भारत जैसा जो देश है यह इस चीज़ का विरोध कर रहा है और विरोध किया अपना कुछ तर्क भी दे रहा है। इसी साल जुलाई माह में WTO के सदस्यों की बैठक हुई थी और उस बैठक में भी भारत ने अपना पक्ष बहुत ही मजबूती से रखा था। भारत का ये कहना है कि जो मत्स्य के कॉन्टेक्स्ट में सब्सिडी की बात की जा रही है और जो विकसित देश जिस आधार पर इसका विरोध कर रहे हैं, यह सही नहीं है। और भारत ने कहा है कि हमारे यहाँ पर या हम जैसे जो अन्य अल्प विकसित देश हैं या फिर विकासशील देश हैं, वहाँ पर जो गरीब मछुआरे हैं या फिर वैसे मछुआरे जिनका जीविकोपार्जन मत्स्यन पर ही टिका हुआ है, यदि उन्हें सब्सिडी न दी जाए तो ऐसे में उनके जीविकोपार्जन पर ही खतरा मंडरा सकता है। और साथ ही साथ जो भी तटीय देश हैं जहाँ पर मत्स्यन बहुत ही महत्वपूर्ण एक कार्य माना जाता है, एक महत्वपूर्ण पेशा माना जाता है, ऐसी स्थिति में वहाँ पर खाद्य सुरक्षा को लेकर भी एक संकट वाली स्थिति पनप सकती है यदि हम सब्सिडी पर्याप्त मात्रा में नहीं देते हैं तो। लेकिन जो विकसित देश हैं, उन विकसित देशों का ये कहना है कि यदि हम बहुत बड़े पैमाने पर यदि सब्सिडी देते हैं तो इससे ओवर फिशिंग की समस्या पनपती है और साथ ही जो फिशरी स्टॉक है, जो मत्स्य भंडार है पूरे विश्व में, इसमें भी कमी आ सकती है और इसे दरकिनार नहीं किया जा सकता है। यानी कि विकसित देश और भारत जैसे विकासशील देश दोनों ही अपना अपना तर्क लेकर के सामने खड़े हैं, है ना। अब ये देखना होगा कि आगे जो आने वाली बैठक है, 12वीं मंत्री स्तरीय बैठक है, इसमें क्या कुछ इस पूरे मामले का निष्कर्ष सामने आता है। यहाँ पर मैं आपको हिंट करना चाहूँगा कि चीन जो है वो बहुत बड़ा मछली पकड़ने वाला देश है, सबसे बड़ा इनफैक्ट मछली पकड़ने वाला देश है पूरे विश्व में, और वो सबसे बड़ा निर्यातक भी है। और यहाँ तक कि वह अपने यहाँ पर जो मछुआरे हैं इनको बहुत बड़ी मात्रा में सब्सिडी भी देता है।
जो विकसित देश हैं वो दरअसल चीन को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में यदि वो टारगेट तो कर रहे हैं मेनली चीन को, लेकिन ऐसी स्थिति में अपना जो हित है भारत का वह पीछे होता हुआ दिख रहा है। ऐसे में भारत ने अपना पक्ष रखा है और उसने कहा भी है कि हमारे यहाँ के जो मछुआरे हैं या फिर हम जैसे देशों के जो मछुआरे हैं, इनके जीविकोपार्जन पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग सकता है। इस पर भी ध्यान रखा जाना चाहिए। और जो भी ऐसे देश जो बहुत बड़ी मात्रा में सब्सिडी दे रहे हैं अपने यहाँ पर मछुआरों को, तो उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए। ठीक उसी तरीके से जैसे कि जो विश्व के जो देश बहुत अधिक मात्रा में कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, तो वो भी उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी हिसाब से लेना भी चाहिए, है ना। तो ये कुछ कहा जा रहा है कि मौजूदा मसौदे पूरी तरह से असंतुलित हैं, है ना, अनबैलेंस्ड है। ये किसका कहना है? तो भारत का कहना है। भारत ने यहाँ पर कहा है IUU, ठीक है। भारत ने कहा है कि हम इस चीज़ का पालन नहीं करते हैं। इसमें क्या है? आई का मतलब इलीगल, यू का मतलब अनरिपोर्टेड, और जो तीसरा यू है इसका मतलब है अनरेगुलेटेड, ठीक है। भारत का ये पक्ष है कि हम इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग का पक्षधर नहीं है, और हम चाहते हैं कि हमें S&DT, है ना। भारत जो है इस चीज को तरजीह दे रहा है। S&DT का मतलब क्या हुआ? S&DT का मतलब ये हुआ स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, ठीक है ना। भारत S&DT यानी भारत स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट की बात कर रहा है मत्स्य सब्सिडी के कॉन्टेक्स्ट में, है ना। फिशिंग सब्सिडी के, फिशरीज सब्सिडी के कॉन्टेक्स्ट में भारत चाहता है कि हमें, चूँकि हम विकासशील देश हैं और हमारे यहाँ पर गरीब मछुआरे हैं या फिर जिनके जीविकोपार्जन का सवाल है या फिर जिनकी खाद्य सुरक्षा को लेकर के प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है, तो ऐसे में हमारे साथ इस तरीके से व्यवहार किया जाना चाहिए। स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट की तरह हमें देखा जाना चाहिए, न कि विकसित देशों की तरह हमें भी ट्रीट किया जाना चाहिए। तो भारत इस तरीके से कुछ अपना पक्ष रख रहा है, और जो मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि छोटे मछुआरों की आजीविका को लेकर जो है ये खतरे वाली बात है। तो इस लिहाज से 12वीं जो बैठक होने वाली है उस पर भी चर्चा होगी कि यह जो सब्सिडी की जो बात है, जिसमें विकासशील देश और विकसित देश एक दूसरे के सामने विरोधी स्वरूप में दिख रहे हैं, इस पर क्या कुछ सहमति बनेगी, इस पर देखा जाएगा उस बैठक में। आगे क्या है कि ई कॉमर्स यानी कि ई वाणिज्य के कॉन्टेक्स्ट में भी कुछ बातें की गई हैं। मैं यहाँ पर से इसको हटा देता हूँ ताकि आपको और मैं डिटेल में बता पाऊँ। वैश्विक न्यूनतम कर, है ना, यानी कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स की बात कब कही जा रही थी? OECD और G20 के द्वारा। OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के जो देश थे इनके द्वारा, और G20 के जो देश थे, इन देशों ने कहा था कि हम ग्लोबल मिनिमम टैक्स लगाएंगे किन पर? तो डिजिटल कंपनीज पर, है ना। लेकिन अभी की जो स्थितियां हैं, अभी की स्थितियां कुछ अलग ही दिख रही हैं। क्या दिख रही हैं उस पर बात करते हैं। हुआ ये कि 1998 में 1998 में वैश्विक ई कॉमर्स पर एक मंत्री स्तरीय घोषणा हुई थी, ठीक है ना। उस मंत्री स्तरीय घोषणा में दो चीजें थी। पहला तो क्या था कि ई ट्रांजिशन पर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगाया जाएगा, है ना। और दूसरा क्या था कि विकासशील देशों
के आर्थिक वित्तीय और विकासात्मक जरूरतों के मद्देनजर एक वर्क प्रोग्राम तैयार किया जाएगा। ठीक है ना। ये बातें कब कही गई थी? ये 1998 में ही, 1998 में ही इस मंत्री स्तरीय घोषणा में ये कहा गया था। क्या कहा गया था? कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगाया जाएगा और साथ ही विकासशील देशों के आर्थिक, वित्तीय और विकासात्मक जरूरतों पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन इसे अभी तक फुलफिल नहीं किया जा सका है। और इस बीच ग्लोबल मिनिमम टैक्स की जो बात है ये की जा रही है, तो इस लिहाज से जो है स्थितियाँ कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं और ऐसे में 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में इस पर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इस घोषणा की ये जो पहलू हैं, ये जो एस्पेक्ट्स हैं, इनका अभाव दिख रहा है और यह जो है एक चिंता वाली बात सामने आ रही है कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स की तो बात की जा रही है और इन संदर्भ में जो 1998 में घोषणा की गई थी वो अभी तक उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। लेकिन वर्तमान में जो सम्मेलन होने वाला है, इस सम्मेलन में भी इस पर कोई चर्चा होने की संभावना नहीं नज़र आ रही है और इस कारण से यह जो है क्वेश्चन मार्क लगता है इस पर दिख रहा है। आगे क्या है? आगे देखें तो माल और सेवाओं के व्यापार के उदारीकरण से संबंधित मुद्दे और डेटा के मुक्त प्रवाह की गारंटी पर भी इस सम्मेलन में बातचीत की जानी है और इसके साथ साथ निवेश पर मतभेद को लेकर के भी एक विषय चर्चा में है। उसमें क्या है कि दोहा मंत्री स्तरीय घोषणा 2001 में दोहा में एक इसी तरीके से मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था वर्ष 2001 में और उसमें निवेश पर वर्क प्रोग्राम को शामिल किया गया था, लेकिन विकासशील देशों के द्वारा इसका विरोध किया गया। क्यों विरोध किया गया? क्योंकि यह जो वर्क प्रोग्राम था इसमें ये बात सामने आ रही थी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो भी विदेशी निवेशक हैं, वो अधिक से अधिक संख्या में और किसी भी देश में आएंगे और इससे उनके हितों को ही लाभ होगा और जो घरेलू निवेशक हैं इनके हितों को नुकसान पहुंचेगा। तो इस कारण से यह जो एक विषय है निवेश को लेकर के, कैसे हम निवेश को तवज्जो दें, कैसे हम निवेश को वरीयता दें, यह जो विषय है यह अभी भी एक क्वेश्चन मार्क इस पर लगा हुआ है और आगे जो मंत्री स्तरीय बैठक होने वाली है जिनेवा में, इसमें इस पर भी चर्चा होने की संभावना नज़र आ रही है। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे WTO में मौजूदा बातचीत प्रक्रिया मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण है, चूँकि अभी की जो स्थिति है इसमें जो भी नेगोशिएशंस हैं, जो भी वार्ताएं हैं, वह पूरे तौर पर बहुत ही कंप्लीट वे में वो तैयार नहीं हो सके हैं और हमेशा कुछ न कुछ अड़चन सामने आ जा रही है, कभी किसी मुद्दे पर, कभी किसी मुद्दे पर। तो ऐसे में यह जो मौजूदा व्यवस्था है, इस मौजूदा व्यवस्था पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है और इस लिहाज से यह जो बैठक है, यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इसके अलावा बातचीत जो है पारदर्शी तरीके से नहीं हो रही है। जाहिर सी बात है कि यदि हम ट्रांसपेरेंट वे में बातचीत करेंगे, ट्रांसपेरेंट वे का मतलब कि अल्प विकसित देश, विकासशील देश और विकसित देश, ये तीनों एक दूसरे के हितों का ध्यान रखें, एक दूसरे की आवश्यकताओं का, एक दूसरे की अपेक्षाओं का ध्यान रखें, तभी कुछ वाजिब हल निकल सकता है, अन्यथा कुछ भी वाजिब हल निकल नहीं पाएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि JSI यानी जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव, यह जो विषय है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। इसमें है क्या कि जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव में होता यह है कि एक खास ग्रुप किसी भी विषय पर एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं और उस ड्राफ्ट को बाकी जो मेंबर्स हैं WTO के, उनके सामने रख देते हैं और उसके आधार पर वे कहते हैं कि आप इसे अपनाइए या फिर इसको लीव कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, है ना। तो ऐसी स्थिति में जो सर्वसम्मति होनी चाहिए, किसी भी विषय पर, किसी भी मुद्दे पर जो सर्वसम्मति होनी चाहिए,
वह सर्वसम्मति नहीं हो पाती है, और इस कारण से जो एक व्यापारिक संबंध है सभी देशों के बीच में, वह व्यापारिक संबंध सही तरीके से वो फलीभूत नहीं हो पाता है। तो यह जो टॉपिक है जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव, इस पर भी आगे चर्चा होने की संभावना है कि इसका क्या कुछ उपाय किया जाना चाहिए, इसका क्या कुछ विकल्प अपनाया जाना चाहिए। आगे हम देखें कि इस पूरे मामले में भारत की क्या कुछ अपेक्षाएं हैं। भारत की अपेक्षाओं की बात करें कोविड-19 के संदर्भ में, जैसा कि मैंने शुरू में बताया है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका ने मिलकर के एक प्रस्ताव दिया था, और उस प्रस्ताव में उन्होंने चाहा था कि कोविड-19 टीके और दवाएं और उपकरण से संबंधित जो भी IPR है, उस IPR को हटाया जाए। तो भारत की यही अपेक्षा है कि इस बैठक में यदि इसे हटा दिया जाता है तो इससे राहत मिल सकती है, जो अन्य देश हैं उनको भी और भारत को भी, है ना। इसके साथ साथ मत्स्य पालन वाले मामले में भी भारत ने कोशिश की है कि जो फिशरी सब्सिडी है ना, ये सब्सिडी का एक तार्किक हल निकाला जाना चाहिए, और भारत ने जो एक अपना मत रखा है SNDT यानी कि स्पेशल एंड डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट का, इस पर भारत ने हमेशा से जोर दिया है, और इस आधार पर भारत चाहता है कि जो भी मत्स्य सब्सिडी हो वह सही तरीके से और वैसे देशों पर ये लागू न हो जो जिनके मछुआरे जीविकोपार्जन के लिए उस पर निर्भर है, बहुत बड़े पैमाने पर निर्भर है। और दूसरी बात ये भी है कि भारत का एक बहुत बड़ा जो वोट बैंक है वो तटीय राज्यों से जुड़ा हुआ है, जैसे गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, है ना। तो इन क्षेत्रों में मछुआरों का जो एक वोट बैंक के तौर पर जो तस्वीर सामने आती है, उस लिहाज से भी भारत नहीं चाहता है कि सब्सिडी जो मछुआरों को दी जा रही है, फिशरी सब्सिडी जो दी जा रही है, इस पर किसी भी तरीके का कोई लगाम लग सके, है ना। आगे क्या है, यदि हम चैलेंजेस की बात करें तो वही है कि मत्स्य पालन सब्सिडी या खाद्य सुरक्षा पर अस्थायी समाधान हो, यह एक चैलेंज सामने आ रहा है, और इस चैलेंज को लेकर करके ये देखना होगा कि इस सम्मेलन में इन देशों के बीच में क्या कुछ सहमति बन सकती है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि WTO की जो चीफ हैं, ये WTO की चीफ हैं ओंकोजी इवियाला, इन्होंने ये कहा है कि गारंटी हम नहीं दे सकते हैं कि फिशरी सब्सिडी नहीं हटाया जाएगा या फिर हटाया जाएगा, इस पर हम गारंटी नहीं दे सकते हैं, और इसी कारण से जो एक आशंका है, यह आशंका जन्म ले रही है। तो ये एक चैलेंज के रूप में भी ये सामने आ रहा है, और इसके अलावा खाद्य सुरक्षा की जो चिंता है वह भी चैलेंज के रूप में सामने आ रहा है कि इन देशों के लिए जो मत्स्य सब्सिडी यदि नहीं दी जाती है तो इन देशों के जो मछुआरे हैं इनके ऊपर और इन देशों के ऊपर खाद्य सुरक्षा की जो एक चिंता है वह सामने आती ही दिख रही है। आगे क्या है, आगे अब पूरे विषय पर जो सवाल बन सकता है उस सवाल की बात करें तो महामारी के इस समय में विश्व व्यापार संगठन का जो महत्व है ना, इस महत्व पर आपको चर्चा करनी है। इसके आधार पर आपको बताना है कि जो भी विश्व व्यापार संगठन के सामने जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर विश्व व्यापार संगठन क्या कुछ स्टेप अभी तक ले चुका है, और विकसित देशों, विकासशील देशों और जो अल्प विकसित देश हैं इनके बीच में क्या कुछ तारतम्यता बनने की संभावना है, किन किन विषयों पर टकराहट है, इसके कॉन्टेक्स्ट में विश्व व्यापार संगठन किस हिसाब से पेश आ सकता है, इस पर आपको टिप्पणी करनी होगी। इस पूरे चर्चा के आधार पर आप इस सवाल का उत्तर सही तरीके से लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।